क्लास 10th का जो सेटअप एग्ज़ाम हो चुका है, आज हम उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए हैं। जैसे क्लास सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस जो सेटअप एग्ज़ाम हो चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन करने आए हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसको एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो है आपके सेंटअप एग्ज़ाम में टोटल 80 मार्क्स पूछा जाता है। 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है साइंस में। साइंस में कितना होता है? साइंस में जो है 80 मार्क्स का आपका 80 क्वेश्चंस जो है इसमें आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और वहीं पे आपको बनाना कितना है? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कंपल्सरी टच करना है, ठीक है, इसको बनाना है। इनमें से देखते हैं, मीन से 50% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वैसे सब्जेक्टिव में भी है, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन में से हमको 40 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होता है साइंस का वो 80 मार्क्स का ही होता है और 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल से दिया जाता है। वहाँ पे प्रैक्टिकल में नंबर मिलता है आपका। सोशल साइंस में भी यही चीज़ होता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि क्लास 10th का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है मेरे पास कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरती है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर्स द रे विल पास थ्रू विच पॉइंट। अब मान के चलिए कोई भी अगर मिरर चाहे कोई भी हो, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, मान के चलिए कॉन्केव मिरर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे, या फिर क्या होता है रिफ्लेक्शन जो होगा, वो रिफ्लेक्शन जो होता है हमेशा फोकस से होता है। किधर से होता है? तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो होगा फोकस, सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट होगा कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद यदि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो प्रतिबिंब का आकार मीन्स इमेज जो साइज ऑफ इमेज अगर ऑब्जेक्ट के बराबर तभी हो सकता है जब वो प्लेन मिरर हो। तो यहाँ मिरर पूछा है, तो मिरर के अकॉर्डिंग से हम लोग देते हैं कि ये कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में छोटा बड़ा हो सकता है। पर कॉन्केव मिरर में भी एक कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट साइज जो है इमेज के साइज के बराबर होता है। जब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है वो सी पे होता है। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी पे होगा तो वो कॉन्केव मिरर में भी पॉसिबल है कि ये जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, पर स्पेशल केस में। पर वहीं पे प्लेन मिरर में ऑलवेज ये कहानी होती है कि हमेशा जो है प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा साइज इमेज का होगा उतना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का भी होगा। तो साइज ऑफ इमेज जो होता है वो इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो दो उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी इमेज कैन फॉर्म्ड बाय ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन होता है, तो दो पैरेलल प्लेन के बीच में हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। और आप यहाँ पे जानते हैं कि नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए आप 360/θ -1 होता है, ये फार्मूलाज है। पर यहाँ पे क्या कहा, दो मिरर है, दो मिरर के बीच में एंगल जो बनता है थीटा का वैल्यूज कितना लेते हैं बाबू? 0 डिग्री ले लेते हैं। तो इस तरीके से 360/0 -1 करते हैं तो ये इन्फिनिटी -1 दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज अनंत होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अनंत ही आता है। अब ये क्लास 8 का फार्मूलाज में आता है, साइंस में आता है लाइट चैप्टर में कि नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे, वहाँ पे मल्टीपल इमेज। तो ये बेसिक क्वेश्चन 1-2 पूछा गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका वैसा ही था कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ होता है प्लेन मिरर का हमेशा इन्फिनिटी होता है। क्या होगा यहाँ पे? फोकल लेंथ हमेशा जो होगा इन्फिनिटी होगा। मीन्स कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो करता त्रिज्या होता है प्लेन मिरर का, वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं F बराबर R/2 होता है, तो F बराबर R/2 जो होता है ये कॉन्केव मिरर के लिए है। तो यहाँ पे R जो होता है प्लेन मिरर में इन्फिनिटी होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग से हम लोग F को भी क्या कहे? इन्फिनिटी कहे। तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर में इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सॉल्व हुआ। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर
द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ नहीं कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी क्या कहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र का बीच का जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। आप फिगर भी देखे होंगे, फिगर इस तरीके से अगर एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, कौन सा कॉनकेव मिरर लेते हैं, तो कॉनकेव मिरर में आपको पता होना चाहिए कि ये P है और ये F है और ये C है, तो C और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। डायग्राम को सही से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का ही, पहले फिजिक्स का ही पार्ट के दे करके, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो प्रकाश तंतु में मीन्स व्हाट हैपेंस इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं या डिस्पर्सन नहीं, या केवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे और टाइप से पूछा गया है, आउट ऑफ सिलेबस ये भी बोल सकते हैं आप, और ये क्लास 12th में आपको मिल जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। तो रे पासिंग फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, आप जानते हैं कि कोई भी जो रेयर मीडियम, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, मीन्स क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अभिलंब से दूर होगा। निम्नलिखित में से 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए किस लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस आप जानते हैं यहाँ पे 2 टाइप का होता है। लेंस जो होता है 2 टाइप का होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है, या कॉन्वेक्स लेंस हुआ, एक कॉनकेव लेंस होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पर इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होगा, और यहाँ पे अवतल का इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मीन्स अवतल लेंस कौन सा लेंस, अवतल लेंस से जो फोकस दूरी होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका फोकस इधर बनता है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन क्या, 8 नंबर क्वेश्चन था कि लेंस का कौन सा लेंस का नेगेटिव फोकल लेता है, तो यहाँ पे आंसर कॉनकेव लेंस राइट आंसर है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। आप जानते हैं हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आप लिस्ट देखिएगा बुक का तो वहाँ पे मिलेगा कि 2.42 जो है, 2.42 जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग किसका ले लेंगे, डायमंड का ले लेंगे। अब यहाँ पे एक नॉमेरिकल क्वेश्चन 10 नंबर में आ गया है कि 10 नंबर में आप जानते हैं कि यदि प्रकाश मतलब इस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इस सी बोल दिया है, और हम लोग जानते हैं कि और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n होता है, तो अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, c बाय, यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल वैक्यूम में, शून्य में प्रकाश की चाल बाय उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब n का वैल्यूज आप जानते हैं कि कितना दे करके रखा है, 10 नंबर क्वेश्चन है वो, और n का वैल्यूज 1.5 दे करके रखा है, और c बाय C1 का मतलब क्या, उस माध्यम में जिस माध्यम के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे C1 बराबर जो होगा, C1 जैसे ये इधर आएगा तो C बाय 1.5 पॉइंट उड़ाइएगा, तो यहाँ पे 10/10C/15 आ जाएगा, कट कीजिएगा तो 2C/3 आ जाता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो मिस्टेक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आने की चांसेस था 2C/3 में 2C/2 दिया है, तो ये बाय मिस्टेक है कि यहाँ पे 2C/2 नहीं 2C/3 होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 10 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि ये भी 11 नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा सा चलिए ठीक है पर चलेगा। तो स्विच आर कनेक्टेड, स्विच को वैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी वायर से कनेक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा, पर यहाँ पे एक्चुअल में करना किससे है,
अगर आप 11 नंबर क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो स्विच आर कनेक्टेड, स्विच किससे कनेक्टेड होगा बच्चे, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम कनेक्ट किससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ वायर से कनेक्ट भी कर सकते हैं और नेगेटिव से भी कर सकते हैं, पॉजिटिव से कर सकते हैं, कर तो किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर हम जो एक्चुअल जो होता है वो पॉजिटिव से कर सकते हैं। किससे? पॉजिटिव वाले जो होता है स्विच को हमेशा कनेक्ट पॉजिटिव वायर से करते हैं। किससे करेंगे? पॉजिटिव वायर से करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि आप जानते हैं क्या पूछा है कि रेसिस्टर ऑफ पावर P1 एट वोल्टेज V1, पावर क्या देकर के रखा है? P1, और वोल्टेज उसके लिए V1 देकर के रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज। ये चीज़ ध्यान देना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में जोड़ा गया है। अनदर रेसिस्टर क्या है? P2 है और V2 है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या मांगेगा? आप जानते हैं RS बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं समांतर क्रम श्रेणी में, मीन्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। तो सीरीज ग्रुपिंग में ये काम कर चुके हैं। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पर यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे तो अजीब टाइप से थोड़ा सा पूछ लिया कि थोड़ा सा क्वेश्चन को टर्न किया है। वो किक मूवी में नहीं कहता है कि बाबा आप लेके चलो, मैं थोड़ा सा घुमा के लेके आता हूँ। तो वही चीज़ है कि बच्चे तुम लोगों को भी वही काम किया गया है कि आप तो पढ़ चुके हैं पर इसको थोड़ा सा घुमाया गया है, किक मूवी की तरह यहाँ पे घुमाया गया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में डायरेक्ट किसी के तो पढ़ बता ही नहीं सकते हैं। एक कहानी है मेरी, मिन मिन फातिया, ये मिन मिन फातिया पढ़ के हम नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप जानते हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करके रखे हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि P1 जो बराबर होता है, P1 बराबर R1 बराबर होता है क्या? P1 बराबर V स्क्वायर, P1 बराबर V स्क्वायर बाय क्या ले लेते हैं हम? वोल्टेज को सेम मान लेते हैं तो V स्क्वायर बाय R1 ले लेते हैं, और P2 बराबर जो लेते हैं V स्क्वायर बाय R2 लेते हैं। इस तरीके से अगर ऐड करते हैं हम लोग तो R1 जो वैल्यूज़ होता है, R1 बराबर जो होता है, R1 बराबर, तो यहाँ पे R1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बराबर V1 का स्क्वायर बाय P1 का स्क्वायर P1, और यहाँ पे R2 जो होगा V2 का स्क्वायर बाय P2 का स्क्वायर। तो हमको किस में जाना है? सीरीज में जाना है। तो R1 प्लस R2 दैट इज V1 का स्क्वायर बाय P1 प्लस V2 का स्क्वायर बाय P2। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जो होगा ये ऑप्शन V1 का स्क्वायर बाय P1 प्लस V2 का स्क्वायर बाय P2, ये ऑप्शन ए हम लोगों का करेक्ट होता है। थोड़ा सा घुमाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते जहाँ तक होगा। हम शॉर्ट ही बनाएंगे इसको, 2 पार्ट में बन जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 पार्ट में बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब ये क्वेश्चन कई बार, ये बिहार बोर्ड की पता नहीं खानदानी आदत है, ये पूछता ही है हर एक बार। आप इस क्वेश्चन को पिछली बार भी पढ़ चुके हैं और आपके बुक में भी है, जो आप जो पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में बुक, वो हिंदी मीडियम का, उसमें भी है। और आप इसको कहीं पे भी देखेंगे तो हम खुद इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कराते हैं कि यहाँ पे जो है जो एक्सपेंशन होगा रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो यहाँ पे P बराबर VIB होता है, P बराबर V स्क्वायर बाय IR होता है। और यहाँ पे क्या कहा है कि कौन होगा? तो मीन्स यहाँ पे सभी होगा। यहाँ पे कौन होगा? तो सभी होने की चांसेस होती है। तो इसलिए 13 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का ऑप्शन डी हो सकता है। बाय मिस्टेक कहीं कहीं पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो फिर हम एक्सप्लेनेशन करके हम बता सकते हैं, आप कमेंट करके हमको कह सकते हैं, या फिर क्लास में बात कीजिएगा तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। पर बात आते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, हम सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स को लेके नहीं आए हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तीनों को लेकर के आए हैं, और बाद में हम इसके बाद मैथ वाले भी देने वाले हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में है कि मोटर क्या है? मोटर जो होता है यहाँ पे विभक्त वेले,
मतलब स्प्लिट रिंग जो होता है, स्प्लिट रिंग जो होता है वो सिर्फ जे मोटर में होता है। किस में होता है? मोटर में होता है। तो मोटर में स्प्लिट रिंग पाया जाता है। स्प्लिट रिंग किस में पाया जाता है? मोटर में पाया जाता है। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑन विच इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क। इलेक्ट्रिक बेल हमेशा वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रिक करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रिक बेल जो वर्क करता है, काम करता है, वो किस पे करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। टिहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? अब वो इसको ज्योग्राफी से बहुत अच्छे से बना सकते हो उस क्वेश्चन की। टिहरी बांध फैक्चुअल क्वेश्चन है और आप इसको खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड। तो आप ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है टिहरी बांध जो है वो कहाँ पे है? टिहरी डैम। तो हम उत्तराखंड नाम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच टाइप्स ऑफ करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी। ये चीज़ हम बच्चे को नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस रखा हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है ना। प्रत्यावर्ती धारा, अपवर्ती धारा। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट जो होता है यानी प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा, दो टाइप के धारा पाए जाते हैं। धारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दो टाइप का होता है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो बैटरी करता है बाबू, तो बैटरी डायरेक्ट करंट करता है। क्या करता है? डायरेक्ट करंट करता है। और हमारे जो पोल में इलेक्ट्रिक करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है। उसका हम लोग ग्राफ भी हम लोग देखते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। ये मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो से, फिर नेगेटिव, फिर इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। किसका? अल्टरनेटिंग करंट का, जिसको एसी बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट का जो होता है जिसको हम लोग डीसी नाम देते हैं, तो डीसी का जो ग्राफ बनता है वो डायरेक्ट ये इस तरीके से जाता है। क्योंकि एक बार जब पकड़ लिया तो वो पकड़े हुए रह जाता है आदमी को। इसीलिए डेंजर जो होता है एसी से ज़्यादा डीसी डेंजर होता है। एसी क्या होता है? मैक्सिमम पड़ा और जीरो जैसे हुआ छोड़ दिया, इसीलिए झटका लगता है। एसी में क्या लगता है? झटका लगता है। आपको पकड़ के नहीं रखेगा, उठा के फेंक देता है। ये भी देखे होंगे। तो वो जो करंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो बैटरी जो देता है यहाँ पे डायरेक्ट करंट देता है, ना कि अल्टरनेटिंग करंट है। तो कुछ बच्चा यहाँ पे लगाया है अल्टरनेटिंग करंट, पर सही नहीं है, ये डायरेक्ट करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल इज इंसिडेंट एंगल। देखिए टफ कर दिया थोड़ा। क्रिटिकल एंगल इज इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम कोरस्पोंडिंग रिफ्रैक्टिव एंगल। अब देखिए कि यहाँ पे डेंसर मीडियम की तरफ जाता है ना, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑब्ट्यूज। इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस है, क्रिटिकल एंगल नहीं है सिलेबस में क्लास 10 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे आपको 80 क्वेश्चन दिया गया है, आपको 40 ही बनाना है, तो घबराने की कोई बात नहीं। दो चार क्वेश्चन अगर बाहर भी आए तो उससे घबराना नहीं है। अगर आप बुक को, सिलेबस को पढ़ के जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ पे बहानाबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना है आप, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है आपका सेंटम एग्जाम के बाद। अब दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपके पास 40 से 45 दिन ही बचा हुआ है। तो अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए इसको और अच्छे से याद कीजिए। जितना याद करेंगे उतना ही बेहतर होगा। इसका बेहतर एक ही रास्ता है कि आप याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो ये तो थोड़ा सा अजीब टाइप का, मतलब डिक्रीजिंग द डिस्टेंस द वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? अब यहाँ पे ऑप्शन जो होता है ए होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं कि एम बराबर क्या होता है? -v/u प्लस होता है कि माइनस होता है? तो इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होना चाहिए +v या -v। तो -v/u होता है। क्या होता है? -v/u। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है यहाँ पे? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा मिरर हो गया, है ना। तो इसमें अगर नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, तो लेंथ बढ़ाते हैं किसका? ऑब्जेक्टिव लेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन इसको घटाते हैं। तो नेगेटिविटी को घटाएंगे और वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा।
तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नीचे वाले को बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। बी पर दिया है पर बी यहाँ पे नहीं सही, क्योंकि डायरेक्ट आप लीजिएगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है कि m बराबर जो होता है माइनस भी बाई यू होता है, और इधर जो होता है नेगेटिव होता है u का वैल्यूज़, और u का वैल्यूज़ अगर नेगेटिव वैल्यूज़ घटता जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ घटता जाता है, तो उसका अगर डिवाइड में देते हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यूज़ होता है वो क्या होता है, वो अगर यहाँ पे ये घटेगा तो डिनोमिनेटर घटेगा, तो जाहिर डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यूज़ क्या करेगा, माइनस माइनस कैंसिल, बढ़ेगा, वैल्यूज़ बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है ना। डिक्रीजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर है, हाँ। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, उसका घटता जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होने की चांसेस है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद डायनेमो जो है, डायनेमो का फंक्शन क्या है, एक डायनेमो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। तो डायनेमो का काम है कि मैकेनिकल, डायनेमो का काम क्या है कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को, बी ऑप्शन, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो डायनेमो करता है, जिसको जनरेटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के बोला कि रेशियो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस V बाय I, तो V बाय I इक्वल्स क्या होता है बाबू, R होता है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पे रेसिस्टेंस इज माय करेक्ट आंसर। स्नेल्स के नियम में अचर पद होता है, तो ये तो बिल्कुल कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है कि अचर पद कौन होगा, कि पेयर ऑफ मीडिया ओनली, नहीं, ये क्यों होगा अचर, पेयर ऑफ मीडिया जो होता है दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ का होता है। तो कलर ऑफ लाइट ओनली, तो इसका खैर हम अभी नहीं कर सकते हैं और इसको हम कंफ्यूजन में डालते हैं, वैसे नन ऑफ दीज होना चाहिए, फिर भी इसको हम डाउट में डालते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 नंबर जो है, फिर केमिस्ट्री का पार्ट आ गया है। यहाँ तक तो 22 नंबर जो क्वेश्चन था ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, और 23 नंबर से क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, वैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों पार्ट में है, तो हम केमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो फिजिक्स का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग रख सकते हैं, और नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा हम लोग का फिजिक्स एक्सप्लेनेशन होगा, और बेहतर एक्सप्लेनेशन होगा, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। इसलिए ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो भी है, हम जो बच्चे को हमेशा कहते हैं क्लास में कि आपके पास अब टाइम कम है, बेहतर से बेहतर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें, जो भी चीज़ें हैं उसको याद करें। चलिए यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं केमिस्ट्री के। गुड बाय।